हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल यंगस्टर क्लासेस में। इस चैनल पर आप सभी 10th वालों के लिए स्टार्ट की जा रही है वन शॉट सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाली है। इन वन शॉट सीरीज में हम पूरे कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे और 100% एनसीईआरटी को कवर करते हुए स्ट्रक्चर वे में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए और सैंपल पेपर को देखते हुए हम एक पूरे कंप्लीट चैप्टर की आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे। और यह वन शॉट लेक्चर आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाले हैं और काफ़ी इंटरेक्टिव लेक्चर होने वाला है। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे चेंजेस क्या होते हैं, देन केमिकल रिएक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। फिर देखेंगे लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर रिमूवल। देन हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स। फिर देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। फिर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स। फिर देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। फिर देखेंगे कोरोजन और लास्ट देखेंगे हम रेंसिडिटी। प्लस 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 100% एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को भी देखेंगे, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम बारीकी से समझेंगे। इस पूरे चैप्टर को आज हम धुआं धुआं करने वाले हैं। मैं गारंटी लेता हूं आपसे, अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं तो आपको कोई और दूसरे लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस की। चेंजेस का सिंपल सा मतलब होता है परिवर्तन। हर एक चीज में परिवर्तन हो रहा है, शुरू से लेके आखिरी तक जितनी भी चीजें आई हैं इस पृथ्वी पर, सभी में चेंज हो रहा है। देखिए, हम भी तो कहाँ छोटे से बच्चे थे और कहाँ अब हम इतने बड़े हो गए हैं। हमारे अंदर भी तो चेंज हुआ है ना। और साइंस में काफी सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन हमें कौन से चेंजेस पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए, अगर फिजिकल चेंज का मैं आपको सिंपल सा मतलब बताऊं, तो फिजिकल चेंज का मतलब है ऐसा चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया पदार्थ ना बने, वो है हमारा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें नया प्रोडक्ट बन जाए या कोई नया पदार्थ बन जाए, वो है हमारा केमिकल चेंज। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे। फिजिकल चेंज, देखिए हम एक पेपर लेते हैं, एक पेपर लिया हमने और उसे कट किया, काफी सारे पीस में हमने उसे कट कर दिया। पहले भी पेपर था और अब भी पेपर है, बस उसके काफी सारे पीस हो गए हैं, लेकिन रहा तो वो पेपर ही। तो ये कौन सा चेंज हुआ? ये तो फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि इसमें तो कोई नई चीज बनी ही नहीं। तो ये है हमारा फिजिकल चेंज। और हमने उसी सेम पेपर को अब जला दिया। पहले वो पेपर था, लेकिन अब हमने उसे जला दिया। जला के कोई नया प्रोडक्ट बना क्या? जी हाँ, बिल्कुल बना। राख बनी ना, वो ऐश बनी। पहले वो पेपर था, लेकिन अब कुछ और बन गया, वो राख बन गई। तो कुछ नया प्रोडक्ट बना ना उसमें, तो ये है हमारा केमिकल चेंज। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली और लाइट भी हमें दिखाई दी, तो कोई नई नई चीजें बनी ना, तो ये है हमारा केमिकल चेंज। तो देखिए, अब ये समझ लेते हैं चेंजेस को हमने डिवाइड किया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। किस बेसिस पे हमने इन्हें डिवाइड किया है, ये आप ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, मतलब पहले जो वो था वो अब नहीं है, उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है। उसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, सिंपल सा मतलब इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। और केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है, नया पदार्थ बनता है इसमें। फिजिकल चेंज में शेप, साइज, फिजिकल स्टेट चेंज होती है। और केमिकल चेंज में भी शेप, साइज, फिजिकल स्टेट चेंज होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। कटिंग ऑफ अ पेपर हमने बात कर ली, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स। और इसमें देखिए केमिकल में बर्निंग ऑफ पेपर्स, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट सड़ जाते हैं। पहले फ्रूट्स ताजे ताजे होते हैं, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, इसलिए वो फ्रूट सड़ जाते हैं। रस्टिंग देख लीजिए, लोहे पे जंग लग जाता है, उसमें भी तो कुछ नया बना। डाइजेशन देख लीजिए, पहले हमारा खाना बिल्कुल प्योर रहता है, फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें कोई नई पदार्थ बनते हैं,
वो भी केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में भी नए प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट, अब आप इन पिक्चर्स को देखिए और बताइए कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज। देखिए फर्स्ट वाली पिक्चर में देखिए, ये है मेल्टिंग ऑफ आइस। हम अपने फ्रिज में गए और वहां से हमने आइस निकाली और फिर उसे हमने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया एक प्लेट में। थोड़ी देर बाद देखा हमने तो वो लिक्विड बन गया। लेकिन पहले क्या था, पहले वो सॉलिड था, पहले भी वाटर था, पहले वाटर सिर्फ सॉलिड फॉर्म में था, आइस की फॉर्म में था, और अब भी वाटर है, अब वो लिक्विड की फॉर्म में है। सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। आपने फिजिकल स्टेट तो पढ़ी होगी, सॉलिड लिक्विड गैस, 9th क्लास में। सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, कोई नई चीज नहीं बनी, कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई चीज नहीं बनी। तो ये है हमारा फिजिकल चेंज। अब देखिए सेकंड, देखिए कंबशन हो रहा है, चीजों को जलाया जा रहा है। यहाँ पर लकड़ी जल रही है, लकड़ी जल रही है तो जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, राख बन रही है, और साथ में वाटर वेपर उड़ रहे हैं। तो इसमें कुछ नई चीज़ तो बनी। तो ये हमारा है केमिकल चेंज। होप आपको दोनों इमेजेस समझ आ गई होगी। पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा है हमारा कंबशन। कंबशन हमारा केमिकल चेंज है और मेल्टिंग ऑफ आइस हमारा फिजिकल चेंज है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल की। तो चलिए अब आप बताइए कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक फिजिकल चेंज है या फिर एक केमिकल चेंज। देखिए जब कभी भी एक कैंडल बर्न हो रही होती है तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होती है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स वो जो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है वो मेल्ट हो रहा होता है। और एक है बर्निंग ऑफ विक। विक उसे कहते हैं हम, जिसमें हम आग लगाते हैं, वो जो व्हाइट कलर की छोटी सी रस्सी दिखती है हमें, उसमें हम आग लगाते हैं, वही है हमारी विक। एक तो बर्निंग ऑफ विक होती है और एक होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखिए जो ऊपर थोड़ी फ्लेम है उसमें से वो हीट लेता है, वो जो वैक्स है उसको हीट मिलती है, और जब वैक्स को हीट मिलती है तो वो मेल्ट होता है। पहले भी वैक्स था, मेल्ट होके भी वो वैक्स ही रहा, कोई नई चीज तो बनी नहीं। तो ये वाला कौन सा चेंज हुआ, ये हुआ हमारा फिजिकल चेंज। अब देखिए बर्निंग ऑफ विक, वो छोटी सी व्हाइट कलर की रस्सी वो जल रही है, जल रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी और अलग अलग प्रकार की गैसें निकल रही होगी। तो उसमें नई चीजें बन रही है, उसमें नए पदार्थ बन रहे हैं। तो ये कौन सा चेंज हुआ हमारा, जिसमें हमें नई चीजें बनती है, वो हुआ हमारा केमिकल चेंज। तो आपको ध्यान रखना है, बर्निंग ऑफ कैंडल में हमें दोनों देखने को मिलता है, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों। मेल्टिंग ऑफ वैक्स हमारा फिजिकल चेंज है और बर्निंग ऑफ विक हमारा केमिकल चेंज है। आई होप आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, क्रशिंग अ कैन, कंबशन ऑफ चारकोल। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, हमें बताना है इसमें से कौन सा केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट बने, कोई नई चीज बने, कोई नया पदार्थ बने। तो देख लीजिए इसमें कौन से में नई चीज बनेगी, वही हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। आइस मेल्ट हो रही है और वो लिक्विड फॉर्म में आ रही है, वाटर की फॉर्म में। देखिए सबसे पहले आइस है, वो भी वाटर है, वो भी H2O है, सिर्फ वो सॉलिड की फॉर्म में। और जब वो वाटर लिक्विड में आया तब भी वो वाटर ही है, तब भी वो H2O है। सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। सेकंड देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। हमने पानी लिया, उसे गर्म करा, उसे बॉईल कर दिया और वो उड़ के वाटर वेपर बन गया। पहले भी पानी था लिक्विड फॉर्म में, अब वो जब उड़ा वाटर वेपर बना, वो भी पानी है, वो भी H2O है। तो इसमें भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो ये भी हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखिए, क्रशिंग अ कैन। एक कैन ली और उसको क्रश कर दिया, क्रश करने पे तो कोई नया पदार्थ बनेगा ही नहीं, तो ये भी हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखिए, कंबशन ऑफ चारकोल। कंबशन किया है, किसी चीज को जलाया है, तो हमने पहले ही पढ़ा है कंबशन हमारा कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज। जब भी कंबशन होता है तो उसमें गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर वेपर निकलते हैं, और भी गैसेस निकलती हैं, और साथ में हमें फ्लेम दिखती है। तो कोई नई चीज बन रही है ना, तो कंबशन हमेशा हमारा कौन सा है, केमिकल चेंज। तो ये फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। अभी तक हमने देखा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनते और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं। देखिए केमिकल चेंज में ये जो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, इनके पीछे की क्या प्रोसेस है, इनके पीछे क्या प्रोसेस हो रही है, इसी को जानने को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। देखिए थर्ड वाली डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज के पीछे जो प्रोसेस है
उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फिर कुछ न्यू बनाते हैं, कुछ न्यू सब्सटेंसेस बना देते हैं। यही होते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन। देखिए फर्स्ट वाली डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस इंटरेक्ट, एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्म, बनाते हैं फिर वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, आपस में वन या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करे और फिर जाके उन्होंने न्यू सब्सटेंस बना दिए, या तो एक सब्सटेंस बना या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस बना। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए फर्स्ट वाली डेफिनेशन फिर से देखिए, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस इंटरेक्ट टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट वाली डेफिनेशन भी देख लीजिए, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो फॉर्म होते हैं, जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। देखिए नीचे देखिए, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं रिएक्टेंट। नेक्स्ट देखिए, और जो बन रहे हैं, जो हमारा न्यू सब्सटेंस बन रहा है, उसे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जो रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। देखिए एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में इंटरेक्ट करती हैं। जब ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये क्या हुई हमारी, ये हुई हमारी रिएक्टेंट। और हमारा जो इन दोनों से इंटरेक्ट करके जो बना, क्या बना, हमारा वाटर बना। वाटर हमारा न्यू सब्सटेंस बना, तो वाटर क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो क्या क्या कैरेक्टर्स को शो करती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज वो शो कर सकती है। देखिए चेंज इन कलर हो सकता है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो कलर में बदलाव हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी इनसोल्यूबल सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाना, इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, कोई गैस इवॉल्व हो जाए, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाए, जैसे कि रिएक्टेंट में फिजिकल स्टेट सॉलिड थी और जब प्रोडक्ट बना तो वो लिक्विड या फिर गैस बन गई। चेंज इन फिजिकल स्टेट भी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी तो टेम्परेचर कुछ और था, और जब प्रोडक्ट बना तो टेम्परेचर कुछ और था। ये सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। देखिए जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसे सिंपलेस्ट और कंसाइज वे में रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूलाज, उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। देखिए केमिकल इक्वेशन में होता क्या क्या, हम क्या क्या यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूलाज। हम एलिमेंट्स के सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूलाज को यूज करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शो करने के लिए, और साथ में उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट देखिए, द नेसेसरी कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का एरो होता है कि इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट। अगर उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे इस वाले टेम्परेचर पे होगा या इस प्रेशर पे होगा और ये वाला कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, तो वो चीज हम एरो पे लिखते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को कोई कंडीशन होगी तो हम उसे एरो पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए एक एग्जाम्पल है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, तो वो एक डैजलिंग वाइट फ्लेम के फॉर्म में जलता है। एंड फॉर्म्स वाइट मैग्नीशियम पाउडर, और क्या बनाता है, एक वाइट मैग्नीशियम पाउडर बनाता है। देखिए ये रिएक्शन एक पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है, एक छोटे से पैराग्राफ में लिखी है। इसे हम कैसे छोटा करके लिखें सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूलाज के रूप में, वही है हमारी केमिकल इक्वेशन। देखिए इस पूरे पैराग्राफ को पहले हमने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। सबसे पहले हमने मैग्नीशियम को लिया और उसे जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कर दिया रिएक्टेंट साइड पे। फिर क्या बना,
एरो लगा दिया, फिर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देखिए इस पूरे छोटे से पैराग्राफ को हमने एक छोटी सी वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वही हमारी वर्ड इक्वेशन। अब हम इसे और छोटा करेंगे, इसे कुछ एलिमेंट्स और कुछ सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए मैग्नीशियम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Mg से। और ऑक्सीजन गैस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। फिर हमने वही सेम एरो लगाया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ऊपर वाली वर्ड इक्वेशन को भी हमने और कंसाइज कर लिया है, उन्हें सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूलाज के रूप में लिख लिया है। ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। अब आप ये बताइए कि ये वाली केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। सर बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट साइड। देखिए एलिमेंट्स का नंबर रिएक्टेंट साइड पे और एलिमेंट्स का नंबर प्रोडक्ट साइड पे अगर इक्वल है तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो चलिए चेक करते हैं ये वाली केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। देखिए रिएक्टेंट साइड पे देखिए मैग्नीशियम का नंबर 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी मैग्नीशियम 1 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट साइड पे यहाँ 2 है और प्रोडक्ट साइड पे 1 है, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो सर इसको कैसे बैलेंस किया जाए वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले देखिए कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई और हम उसे क्यों बैलेंस करते हैं। देखिए यूनिवर्स में एक लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी मास या फिर किसी भी मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो जो मास रिएक्टेंट साइड में होता है वही कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट साइड में। तो जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में उनके मासेस के नंबर को भी इक्वल करना होता है। देखिए जरा, वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू इंश्योर दे फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें ये देखना होता है कि ये इस वाले लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इस वाले लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। ये वाला लॉ फॉलो होना चाहिए, इसलिए हम बैलेंस करते हैं एक केमिकल इक्वेशन को। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, देखिए, विच स्टेट्स दैट मैटर मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एक केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका क्या मतलब निकल गया, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जो मास रिएक्टेंट में था वही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। यानी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एक रिएक्शन बैलेंस है। देखिए नीचे वाली रिएक्शन देखिए, आप बताइए देख के कि ये वाली रिएक्शन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए जो भी एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हम उनके एटम्स को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कार्बन, कार्बन का कितना नंबर है, 1 है। और राइट हैंड साइड में देखिए कार्बन का नंबर, ये भी 1 है, ये तो इक्वल है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये कितना है, ये 4 है। और राइट हैंड साइड में देखिए हाइड्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन 2 2 या 4, ये भी 4 है। इधर देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का नंबर 2 दूनी 2 2 जा 4, ये 4 है। और राइट हैंड साइड में देखिए ऑक्सीजन का नंबर 2 इधर और 2 इधर, ये भी 4 है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे ये वाला लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इन दोनों का मास इक्वल है, तो ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाए और हमें उसे बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए इस वाले मेथड से करेंगे जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में भी आता है, तो इसे ध्यान से देखें स्टेप वाइज। तो स्टेप 1 क्या है, देखिए, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जो भी हमें अनबैलेंस इक्वेशन दी गई है हम उसे वैसे का वैसे ही लिख लेंगे और उसके अराउंड बॉक्स बना देंगे। क्यों बना देंगे बॉक्स, क्योंकि हमें बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है।
देखिए अगर उसकी सब्सक्रिप्ट चेंज हो गई, ये जो छोटे छोटे नंबर लिखे हैं, अगर इसकी सब्सक्रिप्ट हमने गलती से भी चेंज कर दी तो पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। इसलिए हम उसके अराउंड बॉक्स बना देंगे, उसके अंदर का कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करने होते हैं हमें। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, हमें बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 देखिए, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट दिए गए हैं, हमें उनके एटम का जो भी नंबर है उसे कैलकुलेट करके इस वाले बॉक्स में लिख लेना है। देखिए आयरन, देखिए आयरन का नंबर कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में 1 है। हाइड्रोजन देखिए कितना है, हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अब आयरन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 3 नंबर है इसका। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा 4 है राइट हैंड साइड में, यानी प्रोडक्ट साइड में। तो चलिए ये तो कर लिया हमने कि एक इक्वेशन में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जो जो एटम है हमने उन्हें शो कर लिया है एक बॉक्स में। तो सर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखिए स्टेप नंबर 3, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। सर इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये देखिए, ये वाली जो इक्वेशन लिखी है तो हमें बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करनी है जो एलिमेंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा कौन सा एटम प्रेजेंट है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, देखिए ऑक्सीजन का नंबर 4 है राइट हैंड साइड में। तो हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। देखिए राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको 4 कर देंगे। अगर हम H2O के आगे 4 लगा दे तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर बिगड़ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 8, 8 हो गया। तो राइट हैंड साइड में भी 8 करेंगे, कैसे करेंगे, अगर हम H2 के आगे 4 लगा दे तो ये भी हो जाएगा हमारा 8। हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल हो गए 8 8। क्या रह गया, आयरन रह गया। आयरन राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो इधर 3 है, इधर हमें 3 करना है, तो अगर हम आयरन के सामने 3 लगा दे तो ये भी बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, बस कुछ भी नहीं है नेक्स्ट स्टेप। ऐसे ही इसको सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमने और ऑक्सीजन के बाद बैलेंस करते गए, और फिर इस वाले जो भी बैलेंस हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन आई उसको लिख देना है, यही हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ देम। जो भी हमने आगे नंबर लगाए हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो देखिए ये लिख दिया हमने और ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड सारे एलिमेंट इक्वल हैं तो ये हमारी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। होप आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इस वाली इक्वेशन को आप बैलेंस करके दिखाइए। अगर नहीं समझ आई है तो एक दो एग्जाम्पल के बाद आपको खुद समझ आ जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। ये वाली इक्वेशन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस, अरे जी हाँ बिल्कुल अनबैलेंस है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ये जो भी एलिमेंट है इनके एटम सेम नहीं है। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था हमारा सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी गई होगी हम उसे एज इट इज लिख लेंगे और उसके आगे बॉक्स बना देंगे। तो सबके आगे आप बॉक्स बना दीजिए। क्यों बना दीजिए बॉक्स, क्योंकि अंदर का मैटर चेंज नहीं होना चाहिए, अंदर की जो सब्सक्रिप्ट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सब्सक्रिप्ट चेंज होते ही पूरा कंपाउंड ही बदल जाता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे, उस फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट, सेकंड कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड, और थर्ड कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड। तो एलिमेंट देख लेते हैं हम, इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिख लिया। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, इसको भी लिख लिया। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, इसको भी लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1 है, ये भी लिख लिया। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो यहाँ बैलेंस है तो यहाँ से तो बैलेंसिंग स्टार्ट नहीं होगी। ऑक्सीजन अनबैलेंस है तो ऑक्सीजन से ही करेंगे बैलेंसिंग स्टार्ट। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का नंबर 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का नंबर 1 है, तो इन्हें ही बैलेंस करेंगे। अगर देखिए हम H2O के सामने 2 लगा दे तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो देखिए ये तो हमने कर दी बैलेंस। और जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर बिगड़ गया। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितना हो गया, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 4, तो हमें इधर भी 4 करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ H2 के सामने 2 लगा दे तो ये भी 4 हो जाएगा।
तो देखिए हमने लगा दिया यहाँ पर 2। तो अब देखिए ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी हो गई, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट अब आप इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करिए। जी हाँ, मेरी शकल मत देखो, यहाँ इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करो। करो जल्दी, कॉपी किताबें निकालो और इसे बैलेंस करो। देखिए क्या है इस वाली इक्वेशन में। देखिए फेरिक ऑक्साइड की जब रिएक्शन कार्बन से होती है तो बनता है आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था बैलेंसिंग में? फर्स्ट स्टेप था कि एज इट इज लिख देनी है और सभी कंपाउंड के सामने हमें बॉक्स बना देना है। तो बना लिया बॉक्स या नहीं बना? बॉक्स बना लीजिए सबसे पहले। तो ठीक है सर, बना लिया हमने, बॉक्स भी बना लिया। फिर क्या करना है, ये नीचे वाला जो बॉक्स बना हुआ है ये वाला बॉक्स बना के हमें एलिमेंट लिख देने हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है हमारी इस वाली रिएक्शन में। तो देखिए हमारी इस वाली रिएक्शन में आयरन प्रेजेंट है, लिख दिया हमने आयरन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कार्बन प्रेजेंट है। जी सर लिख दिया। अब इनके नंबर लिखे, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। देखिए आयरन कितना है, आयरन रिएक्टेंट साइड में हमारा 2 है और प्रोडक्ट साइड में हमारा कितना है, 1 लिख दिया सर हमने। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में 2 है सर, ये भी लिख दिया हमने। कार्बन देखिए, कार्बन हमारा रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन हमारा 1 है। जी सर लिख दिया। बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करें? बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी सबसे ज्यादा किसके एटम प्रेजेंट है यहाँ पर? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। इसमें देखिए फेरिक ऑक्साइड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। तो बैलेंसिंग स्टार्ट होगी हमारी ऑक्सीजन से। तो सर ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें? इधर 3 है, इधर 2 है। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की मल्टीप्लाई उधर। देखिए कैसे, फेरिक ऑक्साइड के सामने अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा 6। और वहां पर हम उल्टा करें, यहाँ हमने 2 से करी, वहां हम किससे करें, 3 से। कार्बन डाइऑक्साइड की मल्टीप्लाई हम किससे कर दें, 3 से कर दें, तो वहां कितना हो जाएगा, 3 2 6। तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड की आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। 2 की मल्टीप्लाई उधर और 3 की मल्टीप्लाई इधर। तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो कार्बन का नंबर बिगड़ गया, कार्बन इधर 3 हो गया, राइट हैंड साइड में कार्बन हमारा 3 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे तो सिंगल कार्बन है, कुछ नहीं करना, कार्बन के सामने 3 लगा देना है। इधर भी हो गया 3 कार्बन अब और उधर भी हो गया 3 कार्बन, कार्बन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। बचा क्या, आयरन बचा। इधर देखिए आयरन कितना है रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में आयरन हमारा 4 है, 2 2 4। तो हमें प्रोडक्ट साइड में भी करना पड़ेगा 4। कैसे करेंगे, बस आयरन के सामने अगर हम 4 लिख दें तो हमारा आयरन भी बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए अब आयरन भी बैलेंस हो गया, आयरन हो गया हमारा 4, ऑक्सीजन हो गई हमारे 6 और कार्बन हो गया हमारा 3। तो देखिए हमने सब कुछ बैलेंस कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, इस वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी हो गई, 2Fe2O3 प्लस 3C गिव्स 4Fe प्लस 3CO2। ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट अब आप ये वाली इक्वेशन तो बैलेंस करके दिखा दो, पिछली वाली तो मैंने 2 करके दिखा दी, अब आप ये तो कर दो, वीडियो को पॉज करो और इसे बैलेंस करो, जल्दी करो, फिर देखना सोल्यूशन कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की जब आपस में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बैलेंसिंग के लिए इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, जो भी हमें दी गई है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे और उसके आगे सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स क्यों बना लेंगे, ताकि हम अंदर का कोई भी नंबर चेंज ना कर दे। तो ठीक है सर, बना ली हमने, इक्वेशन भी लिख ली और हमने बॉक्स भी बना दिया इनके सामने। फिर क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट देखिए एल्युमिनियम और ऑक्सीजन ही एलिमेंट है इस पूरी वाली रिएक्शन में। फिर देखिए रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम कितना 1 है, ये भी लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है, ये भी लिख दिया सर। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 है, ये भी लिख दिया सर। अब बात आती है सर बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट होगी जो हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा। हाईएस्ट में कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा 3, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ना, तो ऑक्सीजन से ही स्टार्ट होगी बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे सर, प्रोडक्ट साइड में तो ऑक्सीजन 3 है और रिएक्टेंट साइड में 2 है, कैसे बैलेंस करें, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 3 की मल्टीप्लाई इधर रिएक्टेंट साइड में और 2 की मल्टीप्लाई उधर प्रोडक्ट साइड में।
तो देखिए कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन के सामने लगा दिया हमने 3, तो कितनी हो गई यहाँ पर ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 हो गई ऑक्सीजन। अब देखिए प्रोडक्ट साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन तो हो गई बैलेंस। और जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करी तो राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में भी कर देंगे 4। कैसे कर देंगे, बस एल्युमिनियम के सामने 4 लगा देना है। ये भी हो गई बैलेंस, एल्युमिनियम का नंबर भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आ गई, 4 एल्युमिनियम प्लस 3 O2 गिव्स 2 Al2O3। तो ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करती। अगर प्रोवाइड नहीं करती तो उसे हमें खुद से शो करना पड़ेगा, हमें उसे खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स कैसे शो करेंगे, हम कैसे दर्शाएंगे। देखिए अगर सॉलिड है तो हम उसे स्मॉल एस से लिख देंगे ब्रैकेट में, अगर लिक्विड की फॉर्म में है तो हम उसे एल लिख देंगे स्मॉल एल ब्रैकेट में, अगर गैस है तो स्मॉल जी लिख देंगे या फिर एक अपर डायरेक्शन में एरो लगा देंगे ब्रैकेट में। अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन मतलब जो उसमें सॉल्वेंट है वो वाटर है, एक्वस है तो ब्रैकेट में AQ लिख देंगे। अगर कोई प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड, प्रेसिपिटेट है तो हम उसे PPT से ब्रैकेट में लिख देंगे PPT या फिर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा देंगे। और जैसे कोई नेसेसरी कंडीशंस होती है कि इस वाले स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये वाली रिएक्शन होगी या इस वाले प्रेशर पे होगी या ये वाला कैटलिस्ट डालेंगे तभी होगी या सनलाइट की प्रेजेंस में होगी या फिर हीट की प्रेजेंस में होगी, ये वाली इंफॉर्मेशन को हम जो एरो है, एरो के ऊपर या फिर नीचे शो कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये वाली मैंने एक इक्वेशन ली है जो कि है फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है वही है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं होगी तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए ये नेसेसरी कंडीशन है, सनलाइट जरूर होनी चाहिए और क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी जरूर होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन आगे बढ़ेगी। तो देखिए क्या बन जाता है, हमारा ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है। तो होप आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे शो करते हैं और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो देखिए फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए नाम ही कह रहा है कॉम्बिनेशन, यानी इसमें चीजें कंबाइन होंगी, रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और कंबाइन होके एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे इस वाली रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। डेफिनेशन पढ़िए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एनालॉजी देखिए, A प्लस बी मिलके बनाएंगे C। A प्लस बी तो हमारे हो गए रिएक्टेंट, देखिए 2 रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो C बन रहा है, यानी सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, यानी जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखिए रिएक्टेंट साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है यानी 2 रिएक्टेंट है और जो बना जो प्रोडक्ट है वो तो सिंगल ही है। तो देखिए 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए जब मैग्नीशियम मेटल को हवा में छोड़ दिया जाता है, जब ऐसे ही रख देते हैं हम रूम टेम्परेचर पर, तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है। जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और वो लेयर एक परत, एक लेयर जो है वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है उसके लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक लेयर बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यहाँ पे भी 2 रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बना है वो सिंगल है, तो इसे भी हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए मैग्नीशियम को जब भी जलाया जाता है तो अगर मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जम गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो हमें उसे रब करना पड़ेगा, हमें उसे हटाना पड़ेगा। तो जब भी हमें उसे जलाना होता है तो ये ऊपर की लेयर को हमें हटाना होता है, और ऊपर की लेयर को हम कैसे हटाते हैं,
सैंड पेपर से हम ऊपर की लेयर को हटाते हैं, फिर उसके बाद ही हम मैग्नीशियम को जलाते हैं। देखिए, जब हमने अभी मैग्नीशियम मेटल को रूम टेम्परेचर पर रखा था, तो उस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक वाइट कलर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना ली थी। अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब भी बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन वो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई थी और यहाँ पे एक पाउडर बनेगा। तो देखिए, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, जब हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को एयर में, तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम इज प्रोड्यूस, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, काफ़ी चमकीली वाइट फ्लेम निकलती है, और उस वाइट फ्लेम में से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती है, क्योंकि काफ़ी तेज़ होती है, जो हमारी आंखों में फोटोकेराइटाइटिस कर सकती है या फिर परमानेंटली डैमेज भी कर सकती है हमारी आई को। तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें आई प्रोटेक्शन पहन लेनी चाहिए। तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, देखिए मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन हुई, तो क्या बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बनता है। और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है, काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है और लाइट एनर्जी निकलती है, डेजलिंग वाइट फ्लेम, काफ़ी चमकीली लाइट होती है। तो देखिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट में आपस में मिलकर क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो देखिए यहाँ पे भी एक ही प्रोडक्ट बना है, तो ये भी है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। क्विकलाइम हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, और ये रिएक्शन काफी फास्ट होती है। देखिए इस वाली रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी कौन सी रिएक्शन हुई हमारी, यही हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आती है इस वाली इक्वेशन से, इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, काफी फास्ट है, तो इसलिए हम विगरस भी कहते हैं। हीट इज इवॉल्व, काफी ज्यादा हीट निकलती है, जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो काफी ज्यादा हीट निकलती है, और जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन हो रही होती है वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम, जब वाटर बॉयल होता है और स्टीम भी प्रोड्यूस करता है, और जब स्टीम प्रोड्यूस करता है तो एक साउंड आती है, कौन सी साउंड, हिसिंग साउंड, बबल्स के साथ साथ एक हिसिंग साउंड भी निकलती है। देखिए ये जो प्रोडक्ट बना स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये जो सोल्यूशन है, इसका यूज करते हैं हम अपने घरों में व्हाइट वॉश करने के लिए, अपने घरों में पुताई करने के लिए, जो व्हाइट कलर का पेंट होता है हम इसी का यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए जब भी हम इस स्लैक लाइम को अपनी दीवारों पर अप्लाई करते हैं, तो ये तो पता है हमारे हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारी गैसेस घूम रही है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये उसके साथ रिएक्ट करके, ये स्लैक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके एक दूसरा कंपाउंड बना देते हैं जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट और ज्यादा शाइनी होता है और ज्यादा वाइट होता है। तो देखिए अ सोल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स। आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉश, अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है वो होती है शाइनी फिनिश, काफी ज्यादा शाइन होती है, अपेयर्स ऑन द वॉल, वॉलों पे 1-2 दिन के बाद काफी ज्यादा शाइन आने लगती है। क्यों आने लगती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट काफी ज्यादा शाइन होता है। देखिए ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है, लाइम वाटर या फिर स्लैग लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बनता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, एक वाइट कलर का होता है काफी शाइनी, और साथ में बनता है वाटर, वाटर तो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है। होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमारे घरों में वाइट चमक आती है। तो यहाँ पर देखिए सम कॉमन नेम्स लिखे, इनको जरूर याद रखें। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक लाइम या फिर ऊपर जो लिखा है लाइम वाटर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन, मार्बल या फिर चौक कहते हैं। तो देखिए ये पूरा व्हाइट वॉश का अगर आपको प्रोसेस जानना है तो ये सर्कल याद रखें। तो देखिए सबसे पहले क्विक लाइम में हमने वाटर डाला तो क्या बना, स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब स्लैक लाइम की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से हुई, तो क्या बना हमारा लाइमस्टोन, जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और फिर से बन जाएगा हमारा क्विकलाइम। तो आप ये वाला साइकिल याद कर सकते हैं। होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। देखिए हमने इन दोनों रिएक्शन को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन है या फिर एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है। सबसे पहले देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और एंडोथर्मिक रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शन होती है जिनको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, हमें एनर्जी सबसे पहले देनी पड़ती है इन वाली रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ये होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन को पढ़िए। सबसे पहले देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है, इसे हम कह रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ये देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कहते हैं मीथेन को। देखिए जब मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, वाटर वेपर बनते हैं और साथ में निकलती है हीट, काफी सारी हीट निकलती है। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी की। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है देखिए देखिए ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा जाता है तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ में बनती है हमारी एटीपी जो हम यूज करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे भी एनर्जी मिल रही है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो देखिए प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, ये भी हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ये भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेफिनेशन देखिए, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसको स्टार्ट करने के लिए या फिर रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हमें हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, वो आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन विदाउट सनलाइट हो नहीं सकती, और सनलाइट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का। देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, तब बनता है हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो देखिए ये वाली रिएक्शन विदाउट सनलाइट हो नहीं सकती, तो हमें यहाँ पर सनलाइट यानी लाइट की फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। होप आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, और हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में इंटरेक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक इसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है, देखिए एक रिएक्टेंट जब हम उसे एनर्जी सप्लाई करते हैं एक रिएक्टेंट को, वो ब्रेक डाउन होके दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तब हम कह रहे हैं उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन से आपको अच्छे से समझ आएगा, डेफिनेशन पढ़िए। अ केमिकल रिएक्शन इन विच a single compound break downs into two or more elements or compound when the energy is supplied in the form of heat, electricity और sunlight। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है, जब उसमें हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, तो वो ब्रेक डाउन होके दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तब हम उसे कह रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर एनोलॉजी देखिए, एक रिएक्टेंट लिया हमने ए बी, जब हमने उसे एनर्जी दी तो वो ब्रेक हो गए, उसने प्रोडक्ट बना दिए ए और बी। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट एक है और रिएक्टेंट एक से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये हो गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिवाइड करते हैं थ्री कैटेगरीज में, और थ्री कैटेगरीज में किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाइड, कि हम एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो देखिए फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन। देखिए नाम ही कह रहा है थर्मल, थर्मल मींस हीट। ऐसा डीकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में कराया जाए उसे हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। देखिए पढ़िए, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग वी कॉल दैट थर्मल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। देखिए नाम ही कह रहा है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिसिटी, या ऐसा डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। देखिए पढ़िए, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी देन वी कॉल दैट इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखिए फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। देखिए फोटो मींस लाइट,
ऐसा डिकम्पोजिशन जो लाइट की प्रेजेंस में करवाया जाए उसे हम कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। पढ़िए जरा, when decomposition is carried out in the presence of light then we call that photolytic decomposition। तो चलिए नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट मींस देखिए FeSO4.7H2 को हम कह रहे हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसमें वाटर प्रेजेंट है इसलिए हम उसे कह रहे हैं हाइड्रेटेड, और फेरस सल्फेट तो वही, तो इसलिए हो गया हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। और इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना थोड़ी क्रिस्टल टाइप होती है, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है, वाटर इसे घेर के रखते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी क्रिस्टल टाइप हो जाती है। और हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है टेल ग्रीन, ध्यान रखना। तो देखिए जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को गर्म किया जाएगा, जब इसे हीट दी जाएगी, तो देखिए इसमें वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा हमारा फेरस सल्फेट। तो देखिए फेरस सल्फेट और वाटर ही बनता है। तो देखिए हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म किया, जब हमने उसे हीट दी, तो वो पेल ग्रीन से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और व्हाइट कलर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि बना क्या? बना हमारा फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट कैसा होता है? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, मतलब सूखा फेरस सल्फेट है, तब हमने इसे कहा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। और इसका कलर ध्यान रखना, कलर है इसका व्हाइट, और साथ में बनता है वाटर, और वाटर तो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है। और जब हम इसकी फर्दर हीटिंग करते हैं तो फेरस सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का है, तो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। किसमें? फेरिक ऑक्साइड में। और साथ में बनती है कुछ गैसेस, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए जब हम फेरस सल्फेट की फर्दर हीटिंग करते हैं तो बनता है फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट था हमारा व्हाइट कलर का, और फेरिक ऑक्साइड होता है हमारा रेडिश ब्राउन। इसका आपको ध्यान रखना है। और साथ में बनती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं कि हमने इन ऊपर दो रिएक्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन को देखा। तो देखिए हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, जब उन्हें हीट दी जाती है, तो उसमें से वाटर जो है वो तो लूज हो जाता है, और उसका कलर पेल ग्रीन से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि व्हाइट कलर किसका होता है? आयरन फेरस सल्फेट का व्हाइट कलर होता है। और जब हम इसकी फर्दर हीटिंग करते हैं, फेरस सल्फेट की फर्दर हीटिंग करते हैं, तो इसका कलर व्हाइट से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। और साथ में बनती है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए ये गैसेस जो बनी है, इनको हम पता कैसे लगाएंगे कि ये गैसेस निकली है? तो देखिए कुछ स्मेल आती है इनकी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्मेल होती है थोड़ी, जो हम माचिस की तिल्ली नहीं जला देते, तो जैसी स्मेल उसमें आती है वैसी ही स्मेल इसमें आती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो देखिए स्मेल सिमिलर टू द स्मेल ऑफ बर्न्ट माचिस। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्मेल जली हुई माचिस की तिल्ली जैसी होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तब बनता है हमारा क्विकलाइम, और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए लाइमस्टोन हम कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तब बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम हम कह रहे हैं क्विकलाइम, और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट को हमने हीट दी तो उसका ब्रेक डाउन हुआ, और जब ब्रेक डाउन हुआ तो वो कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए यहाँ सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये भी है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, किसको? लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, तब लेड नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड, और साथ में निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो देखिए लेड नाइट्रेट जो व्हाइट कलर का होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तब बनता है हमारा लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड का कलर होता है येलो। और साथ में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली वो उसका कलर होता है ब्राउन। कैसा? ब्राउन। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हमारी कलरलेस गैस होती है, तो उसका तो कोई कलर ही नहीं होता। तो देखिए जब हम ये करते हैं, ये वाली रिएक्शन करते हैं, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड while thermal decomposition of lead nitrate and this process is known as decrypitation। तो देखिए जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तब एक क्रैकलिंग साउंड निकलती है, जो वो क्रैकलिंग साउंड आ रही है, इसी प्रोसेस को कहा हमने डेक्रिपिटेशन। नेक्स्ट देखिए, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स आर इवॉल्व, और वो जो ब्राउन फ्यूम्स निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वो हमें दिखती हैं। नेक्स्ट देखिए, अ येलो रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब, और जो लास्ट में बना हमारा वो लेड ऑक्साइड, जो लेड ऑक्साइड बना था वो ऐसे का ऐसे ही जम जाता है टेस्ट ट्यूब में, और काफी सख्त से जम जाता है, वो छूटता भी नहीं है। तो इस वाली रिएक्शन की आपको ये वाली ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है। ध्यान रखें, लेड नाइट्रेट होता है हमारा व्हाइट कलर का, जब हमने इसे हीट किया
तब बना लेड ऑक्साइड जो है येलो कलर का, और साथ में निकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है, और साथ में बनी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है हमारी कलरलेस गैस। तो ये वाली रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, जब भी हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हमें कोई डैमेज ना हो जाए हमारी बॉडी को, या फिर हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक बारी आपके सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये वाली इमेज आप ध्यान रखें। तो देखिए वैसे भी बेसिक है, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए जब भी हम टेस्ट ट्यूब को गर्म कर रहे होते हैं, तो हमें हाथ से नहीं पकड़ना है, किससे पकड़ना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है। बहुत बेसिक है, आपको सबको पता है। देखिए, ऑलवेज यूज अ टेस्ट ट्यूब होल्डर वाइल हीटिंग द टेस्ट ट्यूब। जब भी हम टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब होल्डर से ही पकड़े। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट ट्यूब को ये नहीं कि अब इसको जला रहे हैं और इधर अपने मुंह की तरफ कर दिया या अपने दोस्त की तरफ कर दिया, ऐसा भी नहीं करना। देखिए, डो नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। अपने दोस्त या अपनी तरफ करके नहीं रखना उस टेस्ट ट्यूब को। नेक्स्ट देखिए, वाफ्ट द गैसेस डोंट स्निफ देम। देखिए उसमें जब हम उसे जला रहे होते हैं तो उसमें से गैसेस भी निकलती है। तो ये नहीं कि गैसेस को मैंने डायरेक्ट यूं सूंघ लिया, ऐसे नहीं सूंघना है। ऐसे सूंघ लोगे तो वो सारी गैसेस आप इनहेल कर लोगे, जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर कोई खतरनाक गैस हुई जैसे कि HCl वगैरह, तो उनको स्निफ नहीं करना, वाफ्ट करना है। वाफ्टिंग हम कहते हैं कि थोड़ा हमने उधर को पॉइंट कर रखा है टेस्ट ट्यूब को, और सिर्फ थोड़ा सा यूं कर रहे हैं। अगर सूंघ के देख रहे हैं, अगर हमें अच्छी लग रही है तो हम सूंघ रहे हैं, नहीं लग रही तो हम जाने दे रहे हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक गैसेस निकलती हैं जब भी हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको तीनों को ध्यान रखना है, क्या पता आपके नेक्स्ट एग्जाम में इसको दोबारा पूछ ले, क्योंकि एक बारी पिछले ईयर में से पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। देखिए डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसे ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो देखिए जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वाटर का ब्रेक डाउन होता है, और जब वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये वाली रिएक्शन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक मग लेते हैं, मग या फिर एक बकेट लेते हैं, उसमें 2 ग्रेफाइट के रॉड डाल देते हैं, और उन 2 ग्रेफाइट की रॉड को कनेक्ट कर देते हैं वायर से, और वायर को कनेक्ट कर देते हैं हम बैटरी से। और फिर 2 टेस्ट ट्यूब को हम उन 2 ग्रेफाइट की रॉड के ऊपर रख देते हैं ताकि उनमें गैसेस कलेक्ट हो सके। तो देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है जब हम ये परफॉर्म करते हैं। देखिए, वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस विल बी 2:1। जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का वो ट्वाइस होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन क्यों होगा ट्वाइस, तो देखिए जो H2O है, जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें जो हाइड्रोजन के एटम है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसलिए वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन गैस का डबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, हेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और टेबल सॉल्ट इज एडेड टू वाटर बिफोर स्टार्टिंग इट्स इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दीज इलेक्ट्रोलाइट्स स्पीड अप द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं वाटर एक गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए उसमें नमक डाल देते हैं, उसमें टेबल सॉल्ट डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं टेबल सॉल्ट, क्योंकि वो टेबल सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट होकर आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आयंस में कन्वर्ट होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को काफी ज्यादा फास्ट कर देते हैं, क्योंकि आयंस का ट्रांसफर होने लगता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ जाती है, और जिससे कि पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बढ़ जाता है। और हाँ, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैथोड और एनोड पर कौन कौन सी गैसेस इवॉल्व हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और एनोड पे हमारी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है कि जो कैथोड और एनोड के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब लगे थे, जब हम उनको सीधा करते हैं, क्योंकि कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब में तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एनोड वाली जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो जब हम इनके सामने मोमबत्ती लाते हैं, जब हम मोमबत्ती ला के रखते हैं जली हुई मोमबत्ती, तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, ये देखिए। तो देखिए जो जिसमें हाइड्रोजन है, जब हम मोमबत्ती लाए हाइड्रोजन वाली गैस के सामने, तो एक फटाक से आवाज आती है, एक आवाज आती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। तो देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, खुद जल जाती है और कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, खुद जल के दूसरी चीजों को बुझा देती है हाइड्रोजन गैस। और जब हम ऑक्सीजन के सामने लाए तो ये तो पता ही है हमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सारी चीजें जलती है, ऑक्सीजन तो सपोर्ट करती है कंबशन को। तो जैसे ही हम मोमबत्ती को एनोड वाली जो जिसमें ऑक्सीजन थी उस वाली टेस्ट ट्यूब के सामने लाते हैं तो मोमबत्ती और तेज जलने लगती है। क्यों तेज जलने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो
खुद ही एक कंबशन को सपोर्ट करती है। ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है और हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है, खुद जल जाती है लेकिन कंबशन को सपोर्ट नहीं करती। तो जो हाइड्रोजन गैस थी वो खुद जल गई और कंबशन को सपोर्ट भी नहीं करा, मतलब जो जल रही थी उसे भी बुझा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के सामने जब हम मोमबत्ती को लाते हैं तो क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। देखिए डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उसे हम कह रहे हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रिएक्शन के। देखिए जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट हो गया सिल्वर और क्लोरीन गैस में। देखिए जब सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का था, जब हमने उसे सनलाइट में रखा तो उसने कन्वर्ट हो गया सिल्वर और क्लोरीन गैस में। सिल्वर तो सिल्वर ही ग्रे कलर का होता है और क्लोरीन गैस होती है हमारी ग्रीनिश येलो कलर की। ये वाली रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। इसी की तरह है नेक्स्ट रिएक्शन, जब सिल्वर ब्रोमाइड को हमने सनलाइट में रखा तो ये कन्वर्ट हो गया सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। तो देखिए ब्रोमीन गैस होती है रेडिश ब्राउन कलर की, ये आपको ध्यान रखना है। और सिल्वर तो सिल्वर कलर का होता है और सिल्वर ब्रोमाइड होता है हमारा येलो कलर का। तो ये दोनों रिएक्शन सेम है, आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों रिएक्शन का यूज हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यहाँ से कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपरों में कि सिल्वर क्लोराइड को और सिल्वर ब्रोमाइड को हम डार्क कलर की बोतलों में स्टोर करके क्यों रखते हैं, यानी ब्लैक कलर की बोतलों में स्टोर करके क्यों रखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसलिए स्टोर करके रखते हैं क्योंकि ये सनलाइट से या फिर लाइट के कॉन्टेक्ट में आकर ये रिएक्शन कर देती हैं, ये फिर कुछ और ही प्रोडक्ट बना देंगी, ये अपना रिएक्शन कर लेंगे और फिर कुछ और बना देंगी। तो इसलिए हम अवॉइड करने के लिए कि इनकी रिएक्शन ना हो, तो इसलिए हम इन्हें डार्क कलर की बोतलों में स्टोर करके रखते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, क्या पता आपके पेपरों में आ जाए इस बारी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह से हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। तो देखिए यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक पार्क में हैं और एक पार्क में एक सीट लगी है और उस पर काफी सारे बच्चे बैठे हैं और उसी सीट पे आपको भी बैठना है। तो आप थोड़े हाईली पावरफुल हैं, आप थोड़े हाईली रिएक्टिव हैं और वो जो बच्चे हैं वो थोड़े कम रिएक्टिव हैं, वो थोड़े कम पावरफुल हैं। तो आपके अंदर ज्यादा पावर है, आप ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आपको वहां बैठना है तो आप वहां से आप जाएंगे और उन बच्चों को सिंपली वहां से हटा देंगे। अगर वो नहीं हटेंगे तब भी हटा देंगे क्योंकि आप ज्यादा पावरफुल हैं, आप ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो आपने वहां से उनको हटा दिया और खुद जाकर वहां पर बैठ गए। तो आपने भी तो उन छोटे छोटे बच्चों को डिस्प्लेस कर दिया वहां से। तो यही होता है सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो देखिए डेफिनेशन पढ़िए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो देखिए इसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो देखिए एनालॉजी के माध्यम से समझिए, ये रिएक्शन लिखी हुई है, एक ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। तो देखिए ए ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, बी को, और ये खुद जो था पहले बी सी वहां अब ए आ गया तो अब बन गया वो ए सी, और बी को ए ने डिस्प्लेस कर दिया। तो क्यों कर दिया, क्योंकि ए जो है यहाँ पर हाईली रिएक्टिव है किससे, बी से। तो जो हाईली रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो देखिए अब बात आती है कि हम पता कैसे करें कि कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव है और कोई चीज कम रिएक्टिव है। तो देखिए सबसे पहले मेटल के केस में देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी मेटल हाईली रिएक्टिव है। तो देखिए मेटल के केस में ये होता है कि अगर कोई कोई भी एलिमेंट अगर बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो वही है हाईली रिएक्टिव इन केस ऑफ मेटल। तो देखिए मेटल के केस में है कि जो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो उतना ही पावरफुल मेटल होगा। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, ए इज मोर रिएक्टिव मेटल देन बी। यहाँ पर ए मोर रिएक्टिव मेटल है किससे, बी से। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है कि ए कैन इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू बी। तो ए जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू बी। तो ये था मेटल का केस। और नॉन मेटल के केस में हम कैसे देखेंगे कि कोई नॉन मेटल कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो देखिए नॉन मेटल के केस में हम देखते हैं कि कोई एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही पावरफुल नॉन मेटल होगा। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंपेरिजन देखिए, ए इज अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल देन बी।
यहाँ पर ए जो है वो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है बी से। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, ए कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू बी। तो ए जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है एज कंपेयर टू बी। तो जो ए हो गया यहाँ पर वो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है किससे, बी से। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी हम कैसे चेक करते हैं। देखिए मेटल में हम देखते हैं कि कोई एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और नॉन मेटल में हम देखते हैं कि कोई एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है मेटल की, किसकी, मेटल की। तो देखिए ये सीरीज बताती है कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा पावरफुल है। तो देखिए इससे आपको हेल्प मिलेगी रिएक्शन में कि ये वाला मेटल दूसरे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे ज्यादा पावरफुल होगा तो डिस्प्लेस कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो जो भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे हम उससे देख के पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, किससे, इस सीरीज की मदद से। ये सीरीज काफी मेहनत से बनाई है साइंटिस्टों ने आपके लिए, तो आप इसे ध्यान रखें। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो देखिए ये इतनी लंबी सीरीज है सर, इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, एक निमोनिक है। बहुत सारे टीचर इसे यूज करते हैं, तो देखिए हमने भी यूज कर ली। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक। तो देखिए आपको ये वाला निमोनिक याद रखना है। क्या है ये निमोनिक, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक। तो देखिए कुड़ी से हो जाएगा पोटेशियम, नाल से हो जाएगा सोडियम, कार से हो जाएगा कैल्शियम, मांगो से हो जाएगा मैग्नीशियम, अल्टो से हो जाएगा एल्युमिनियम, जिसको से हो जाएगा जिंक, फिर से हो जाएगा आयरन, और लेकर से हो जाएगा लेड, और हम से हो जाएगा हाइड्रोजन, और चले से हो जाएगा हमारा कॉपर, मथुरा से हो जाएगा मरकरी, सात से हो जाएगा सिल्वर, घूमने से हो जाएगा हमारा गोल्ड, और प्रतीक से हो जाएगा हमारा प्लेटिनम। तो ये वाली सीरीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इसकी कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लिया, जो होता है हमारा ब्लू कलर का। कौन से कलर का, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। हमने उसमें आयरन पाउडर डाल दिया, इसमें कॉपर सल्फेट में हमने आयरन पाउडर डाल दिया। तो देखिए आयरन तो हमारा मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो देखिए आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन तो डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, उसके कंपाउंड से, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो देखिए कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो कि ब्लू कलर का होता है, जब हम उस पर आयरन पाउडर डालते हैं तो कॉपर तो वहां से डिस्प्लेस हो जाता है। जब कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है कॉपर सल्फेट से, तब बना लेता है आयरन सल्फेट। क्या आ गया उसमें, आयरन आ गया, तो बन गया आयरन सल्फेट, या इसको हम फेरस सल्फेट भी कहते हैं। और कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो जाता है। तो देखिए पहले था ब्लू कलर का, और जब फेरस सल्फेट बना, फेरस सल्फेट होता है हमारा ग्रीन कलर का। कौन से कलर का, पेल ग्रीन कलर का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अब हमने सेम वही कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, अब हमने उसमें जिंक पाउडर डाला। अब की बार क्या डाला, जिंक पाउडर डाला। तो आप बताइए क्या जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, वो वाली सीरीज देखिए और बताइए। तो जी हाँ, जिंक भी मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो देखिए पहले था ब्लू कलर का, अब जो बना है जिंक सल्फेट वो होता है कलरलेस। ध्यान रखना, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, और कॉपर तो वहां से डिस्प्लेस हो गया। तो देखिए ये वाली रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है। अब हमने उसमें क्या डाला, लेड को डाला। किसको डाला, लेड को डाला। तो आप बताइए क्या लेड मोर रिएक्टिव है कॉपर से, वो वाली सीरीज देखिए और उसमें पता लगाइए। तो जी हाँ, लेड भी मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो लेड भी डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को। तो कॉपर क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लेड क्लोराइड में। किसमें, लेड क्लोराइड में, और कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या कलर था, ब्लू ग्रीन कलर था, और जब कॉपर क्लोराइड का ब्लू ग्रीन कलर था, जब हमने उसमें लेड डाला तो बन गया लेड क्लोराइड, और जो होता है कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस, और कॉपर वहां से डिस्प्लेस होके ऐसे ही रिएक्शन में पड़ा रहता है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम अब उल्टी रिएक्शन करवाएं, अगर हम आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट में अब हम कॉपर को डालें, तो आप बताइए क्या ये वाली रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से।
तो कॉपर अगर लेस रिएक्टिव है तो आयरन को वहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, आयरन सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। होप आपको ये चारों रिएक्शन समझ आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब उनके पास आयंस होते हैं, जैसे कि कटायंस और अनायंस। तो जो भी दो हमारे रिएक्टेंट होंगे उनके पास आयंस होंगे, कटायंस और अनायंस। तो उन्हीं आयंस के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, उन्हीं आयंस के बीच में एक्सचेंज होकर नए प्रोडक्ट बनते हैं। किसमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसमें ऐसे होता है कि जैसे दो रिएक्टेंट है तो इसका कटायन इसके पास, इसका कटायन इसके पास, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसका अनायन इसके पास और इसका अनायन इसके पास। यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज हो जाता है और फिर आयनों के एक्सचेंज होने के बाद प्रोडक्ट बनता है, और इसी टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन पे नजर डालिए जरा। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो देखिए जो भी हमारे दो कंपाउंड्स हैं, जो उनके आयंस हैं उनके बीच में म्यूचुअली एक्सचेंज हो गया है, और जब एक्सचेंज हुआ तो न्यू प्रोडक्ट्स बन गए। तो इसी टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए एक एनालॉजी रिएक्शन देखिए, एक ए बी एक कंपाउंड है प्लस सी डी एक कंपाउंड है। देखिए ये आयनिक कंपाउंड है, जो पहले लिखा होता है वो कटायन होता है और जो बाद में लिखा होता है वो अनायन होता है। तो ए बी कंपाउंड में ए कटायन है और बी अनायन है। ऐसे ही सी डी कंपाउंड में जो पहले लिखा है वो कटायन है और जो बाद में लिखा है वो अनायन है। तो यहाँ पर सी कटायन है और डी अनायन है। तो देखिए इन दो कंपाउंड्स के बीच में जब रिएक्शन होगी तो इनके आयंस का एक्सचेंज होगा, और क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके आयंस का एक्सचेंज करवा देना, इसका कटायन इधर और इसका कटायन इधर, ऐसे कर देना है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बने, यहाँ बनेगा हमारा AD प्लस CB। तो देखा आपने, सिर्फ इनके आयंस एक्सचेंज हो गए हैं। अब इस वाली रिएक्शन पे नजर डालिए जरा। देखिए हमने लिया सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन और लिया हमने बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। तो देखिए सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। जब हमने इन्हें मिक्स किया, जब हमने इनकी रिएक्शन करवाई, तो देखिए ये आयनिक कंपाउंड है, तो इनका क्या होगा, बस आयंस को एक्सचेंज कर देना है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड है तो ये वाला बेरियम उधर चला जाएगा सल्फेट के साथ, और सोडियम आ जाएगा क्लोरीन के साथ। कुछ नहीं करना, बस आयंस का एक्सचेंज करवा देना है। तो देखिए ये बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आयंस का एक्सचेंज हुआ है। तो देखिए जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट, उसका कलर होता है व्हाइट, और ये व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, वो सोल्यूबल नहीं होता है, एक तरह का सॉलिड बनता है वो जो नीचे जाके बैठ जाता है, वो सोल्यूबल नहीं हो पाता। एक इनसोल्यूबल सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और सोडियम क्लोराइड तो बनता ही है जो कि कलरलेस होता है। तो देखिए हमने सोडियम सल्फेट लिया और बेरियम क्लोराइड लिया, और कुछ नहीं करना है, इनके आयंस को एक्सचेंज कर देना है, और प्रोडक्ट क्या बना हमारा, बेरियम सल्फेट, जो कि है एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, और साथ में बना हमारा सोडियम क्लोराइड। तो देखिए जिस भी रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा, ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जो डबल डिस्प्लेसमेंट ना हो और उसमें प्रेसिपिटेट बन जाए, तब हम उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो चलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं जरा। द रिएक्शन इन विच aqueous solution of two ionic compounds or a gas and an aqueous solution of ionic compound react to form an insoluble solid, we call that precipitate। और any reaction को हम कहते हैं precipitation। तो देखिए लास्ट में क्या बन रहा है, एक insoluble solid बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें लास्ट में एक insoluble solid बने, उन्हें ही हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ हमने लिया लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, और जब हमने इन्हें मिलाया, जब हमने इनकी रिएक्शन करवाई, तो देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिर्फ आयनों का एक्सचेंज कर देना है। तो देखिए लेड नाइट्रेट है तो इसमें जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट चला जाएगा पोटेशियम के साथ, और जो वहां पर आयोडाइड था वो आयोडाइड चला जाएगा लेड के साथ। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेंगे, हमारे प्रोडक्ट बनेंगे लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का इनसोल्यूबल सॉलिड होगा। तो देखिए यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बना ना, तो ये भी कौन सी रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हुई हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ध्यान रखना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही आती है।
और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए हमने लिया था पहले पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, जब इनकी रिएक्शन करवाई तो बस कुछ नहीं करना, आयन एक्सचेंज कर देने हैं। तो और प्रोडक्ट में क्या बना हमारा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन और साथ में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो होता है व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सॉलिड। तो देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सॉलिड बना, एक तरह का प्रेसिपिटेट बना। तो ये भी है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और साथ में बनता है वाटर, वाटर तो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है। तो ये भी हुई हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हमने लिया पोटेशियम ब्रोमाइड और उसकी रिएक्शन करवाई हमने बेरियम आयोडाइड से। तो देखिए दोनों आयनिक कंपाउंड है, तो इनका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, बस आयंस का एक्सचेंज कर देना है। तो देखिए सबसे पहला कंपाउंड है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड और दूसरा है बेरियम आयोडाइड। तो आयोडाइड चला जाएगा हमारा पोटेशियम के साथ और बेरियम चला जाएगा हमारा ब्रोमाइड के साथ। कुछ नहीं करा, सिर्फ आयंस को एक्सचेंज कर दिया। तो देखिए कंपाउंड क्या बने हमारे, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो देखिए यहाँ पर कोई इनसोल्यूबल सॉलिड नहीं बनता, तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं है। बट हाँ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरूर है, क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और फिर जाके प्रोडक्ट बन रहे हैं। होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए रिडॉक्स में जो पहले 3 लेटर हैं RED, ये आए हैं रिडक्शन से, और OX आया है ऑक्सीडेशन से। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हो, साइमल्टेनियसली हो रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है और हम कैसे कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं, देखिए जब भी एक रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर दोनों एक साथ हो, तब हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर दोनों चीजें एक साथ हो रही है। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर देखिए कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो कार्बन का यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन, रिडक्शन इसका ठीक अपोजिट होता है। देखिए रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसमें से एक चीज होगी या फिर दोनों एक साथ भी हो सकती है। तो देखिए रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, NH3 अमोनिया बना लेती है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, समझ आ गया आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अब आप इस वाली रिएक्शन को एनालाइज करिए। एनालाइज मतलब कि देखिए आप इस वाली रिएक्शन को, मतलब इस वाली रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है और ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है जिंक से, तो यहाँ बनता है हमारा कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड। तो देखिए जिंक जो है यहाँ पर हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो देखिए जिंक यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद बना रहा है जिंक ऑक्साइड, और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पर एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी, हम पढ़ के आए हैं पीछे, ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट हमने ये एनालाइज किया कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ये देखिए Zn, देखिए जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिंक में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है,
और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इस वाली रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही है। तो इस वाली रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हो तो ऐसी वाली रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो देखिए यहाँ पर एक जनरल वो देख लीजिए, एक ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। एक जनरल स्टेटमेंट, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये उतना ही सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? ऑक्सीडाइज अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, और खुद क्या हो जाए? खुद रिड्यूस हो जाए। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, और खुद रिड्यूस्ड हो जाए। तो देखिए अगर खुद रिड्यूस्ड हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए खुद रिड्यूस्ड हो रहा है तो उसका तो रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? रिडक्शन होता है। आप सिंपल सा ध्यान रखना कि जिसका होगा रिडक्शन उसे ही हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए एक बार और देख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस्ड हो जाए। अगर खुद रिड्यूस्ड हो रहा है तो उसका हो रहा है रिडक्शन। तो आप ध्यान रखना, जिस भी कंपाउंड का हो रहा है रिडक्शन उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, ये ठीक अपोजिट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी कहते हैं। तो देखिए क्या मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट का? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। तो देखिए रिड्यूस्ड अदर्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो देखिए खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उस वाले कंपाउंड का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो आप सिंपल सा ध्यान रखना, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार और देख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी कहते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है रिड्यूसेस अदर्स, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। और देखिए अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उस वाले कंपाउंड का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो आप ध्यान रखना सिंपल सा कि एक रिएक्शन में जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन वही है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस भी कंपाउंड का हो रहा होगा रिडक्शन उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ आ गया आपको? ध्यान रखना है। तो चलिए जो अभी हमने रिएक्शन देखी, अब आप उस वाली रिएक्शन में बताइए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है कॉपर और जिंक ऑक्साइड। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। और अभी हमने पढ़ा जिसका होता है रिडक्शन वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट देखिए जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड में, तो यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखिए जिंक हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड से लेने हैं। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा कॉपर ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा जिंक। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। तो देखिए यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मैंगनीज क्लोराइड में। तो यहाँ पर देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मैंगनीज में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। और जिसका भी होता है रिडक्शन उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका भी होता है रिडक्शन उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है
तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए HCl यहाँ पर हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और मैंगनीज ऑक्साइड हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होप आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना आ गया होगा, और ये भी पता लगाने आ गया होगा कि कैसे हम पता लगाएं कि आ, किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आप आसानी से पता लगा लोगे कि कौन सी वाली रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन सी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में हमें क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ऑक्सीडेशन के। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन और पढ़ेंगे रेंसिडिटी। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कोरोजन का क्या मतलब है। देखिए जरा, इट इज अ सरफेस डेटेरियोरेशन प्रोसेस ऑफ मेटल्स। तो देखिए ये सरफेस डेटेरियोरेशन प्रोसेस है हमारी मेटल्स का। डेटेरियोरेशन मतलब डीजनरेशन, मतलब ऊपर की सरफेस खराब हो जाना। तो देखिए कोरोजन में क्या होता है, हमारे मेटल की सरफेस खराब हो जाती है। और कैसे खराब हो जाती है देखिए जरा, इन विच दे कन्वर्ट टू अ मोर स्टेबल फॉर्म, जैसे कि ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड मोर, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो देखिए जब भी मेटल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, जो एनवायरनमेंट में गैसेस घूम रही है उनके कांटेक्ट में आती है, तो गैसेस के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल फॉर्म बना लेती है। और वो स्टेबल फॉर्म बनने से क्या खतरा है, मतलब जब वो स्टेबल फॉर्म बनती है तो या तो मेटल चमक खो देती है, या फिर जो ऊपर की लेयर है वो खराब होने लगती है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे रस्टिंग में। तो देखिए क्या होता है, जो जो भी हमारी मेटल होती है, ये तो पढ़ा हमने, जो मेटल हैं वो लव टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक में गैसेस घूम रही है वो हमारी नॉन मेटल होती हैं, और वो क्या चाहती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, और जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों राजी हैं, मेटल भी और एटमॉस्फेरिक गैसेस भी। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहती है, और जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहती है। तो बस इसी के कारण ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, और मेटल के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। या तो वो लेयर ऑक्साइड्स की हो सकती है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की है तो, या फिर कार्बोनेट्स की हो सकती है, या फिर कार्बोनेट्स की हो सकती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन करी है तो, या फिर सल्फाइड की हो सकती है अगर सल्फर ने रिएक्शन करी है मेटल के ऊपर। टाइप्स ऑफ कोरोजन, इसमें हम देखेंगे रस्टिंग और टार्निशिंग। जो रस्टिंग है वो कौन सा ऑफ कोरोजन है, मतलब डिसएडवांटेज है कोरोजन का, और जो टार्निशिंग है वो प्रॉज ऑफ कोरोजन है, मतलब एडवांटेज है कोरोजन का। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं रस्टिंग। तो देखिए रस्टिंग में क्या होता है, जब भी आयरन की मेटल्स ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो वो ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेती है, जिसे हम कहते हैं रस्ट। तो देखिए जरा, रस्ट इज अ फ्लैकी, फ्लैकी मतलब होता है नॉन स्टिकी, मतलब चिपकती नहीं है, वो बहुत जल्दी उतर जाती है। रस्ट इज अ फ्लैकी लेयर दैट इज वेरी ब्रिटल एंड पील्स ऑफ। ब्रिटल मतलब होता है बहुत आसानी से टूट जाती है, और पील्स ऑफ उतर जाती है। तो देखिए रस्ट इज अ फ्लैकी नॉन स्टिकी लेयर दैट इज वेरी ब्रिटल एंड पील्स ऑफ, बहुत आसानी से उतर जाती है। इट देन, जब वो उतरती है वहां से, इट देन एक्सपोजेस द फ्रेश आयरन लेयर to moisture and oxygen. This continuous cycle makes iron object weak and can collapse building and bridges, break oil pipelines and more. तो देखिए जब रस्ट बनती है, जब रस्ट बनती है, जब आयरन कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के, तो रस्ट लेयर बनती है जो कि होती है रेडिश ब्राउन कलर की। तो जब रस्ट लेयर बनी वो उतर जाती है, बन बन के उतरती रहती है। जब उतरती है तो फिर वो कांटेक्ट में आती है फ्रेश आयरन के, जो फ्रेश वाली आयरन की लेयर उसके, फिर वो वाली फ्रेश आयरन फिर कांटेक्ट में आती है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के, तो वो खराब होती है, वो खराब होके उतर जाती है। फिर ऐसे ही ये कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है कि ऊपर वाली लेयर खराब हुई, फिर नई लेयर भी खराब हुई, फिर खराब होती गई होती गई होती गई, और ऐसे करके पूरी हमारी जो मेटल है वो खराब हो जाती है। तो देखिए हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। तो देखिए या तो हम अगर आयरन पे पेंट कर दें, पेंटिंग के द्वारा रस्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर हम उस पे ग्रीस या फिर ऑयल अप्लाई कर दें, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीस और ऑयल, या फिर हम करवा दें गैल्वेनाइजेशन। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है अगर हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़वा दें तो आयरन हमारी खराब नहीं होगी, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक तरह से एक लेयर चढ़ा देते हैं हम आयरन के ऊपर। तो ये ऐसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। नेक्स्ट देखिए टार्निशिंग। तो देखिए जब भी एक मेटल एयर में प्रेजेंट गैसेस और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो उस मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और वो प्रोटेक्टिव लेयर मेटल को बचाती है खराब होने से। लेकिन उस प्रोटेक्टिव लेयर का ड्रॉबैक ये है कि वो प्रोटेक्टिव लेयर बनने से जो मेटल की जो चमक है, जो मेटल की जो शाइन है, वो खत्म हो जाती है। और देखिए हमारा रस्टिंग में क्या हो रहा था, रस्टिंग में तो जो वो लेयर बन रही थी वो लेयर उतर उतर के वो खराब ही हो जा रही थी, हमारे पूरे मेटल को खराब कर रही थी। लेकिन टार्निशिंग में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। प्रोटेक्टिव लेयर से अंदर की जो मेटल है वो खराब नहीं होती, बस जो ऊपर ऊपर की जो लेयर है उसकी शाइन चली जाती है। तो देखिए टार्निशिंग होती है हमारे कॉपर और सिल्वर जैसे मेटल में। तो देखिए सबसे पहले केस देखते हैं कॉपर का। तो देखिए जो ऊपर लेयर बनती है उसे हम कहते हैं पैटिना। टार्निशिंग में जो लेयर बनेगी उसे हम कहेंगे पैटिना, और जो हमारी रस्टिंग में जो ऊपर लेयर बनी थी उसे हम कह रहे थे रस्ट। तो देखिए कॉपर के केस में देखिए ऊपर की जो लेयर है, जो लेयर बन रही है उसे हम कह रहे हैं पैटिना। और कॉपर का जो एक्चुअल कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। और जब उसके ऊपर ये पैटिना लेयर बनती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर। कैसा, रेडिश ब्राउन से वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। तो देखिए जरा प्रोज ऑफ कोरोजन। पैटिना सीम्स टू बी हेल्पफुल सम ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर विच ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म एन इम्परवियस प्रोटेक्टिव लेयर है। एक इम्परवियस प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इम्परवियस होता है इम्पेनेट्रेबल, मतलब अंदर से खराब होने से बचाती है। इम्परवियस प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है दैट प्रोटेक्ट्स फर्दर कोरोजन, जो मेटल को फर्दर कोरोजन से बचाती है। तो ध्यान रखना कॉपर के केस में कॉपर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, वही वाली होती है लेयर हमारी ग्रीन कलर की। तो देखिए अब देखते हैं सिल्वर के केस में। सिल्वर के केस में भी सेम होती है टार्निशिंग। जो ऊपर लेयर बनती है उसे हम कहते हैं पैटिना, और कलर उसका चेंज हो जाता है। देखिए सिल्वर कलर तो सिल्वर होता है, और सिल्वर से वो हो जाती है ब्लैक। कैसी, ब्लैक। जब वो वायु के कांटेक्ट में आती है तो सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट कर लेती है और वो बन जाती है सिल्वर सल्फाइड। तो देखिए सिल्वर के केस में ब्लैक कलर की लेयर बन रही है, और ऊपर वाली लेयर को हम कह रहे हैं पैटिना। तो होप आपको रस्टिंग और टार्निशिंग समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा कोरोजन, हमने देख लिए प्रोज ऑफ कोरोजन जैसे कि टार्निशिंग, और कॉन्स ऑफ कोरोजन जैसे कि रस्टिंग। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेंसिडिफिकेशन और रेंसिडिटी की। तो देखिए जब कभी भी ऑयल और फूड कंटेनिंग फूड आइटम्स काफी समय के लिए बाहर खुला छोड़ दिए जाते हैं तो ये फूड आइटम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेती हैं, और इनका हो जाता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से क्या होता है, इनकी जो स्मेल है और टेस्ट है वो चेंज हो जाती है, वो एक अनप्लीजेंट सी हो जाती है, खराब सी हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं रेंसिडिटी। जैसे कि आपने देखा होगा चिप्स, जो भी चिप्स के खुले पैकेट होते हैं, या हम चिप्स को खुला रख दें थोड़ी देर के लिए या फिर काफी देर के लिए, तो उनकी टेस्ट बदल जाते हैं और सील भी जाते हैं वो। देखा होगा आपने ऐसा। तो वही है हमारी रेंसिडिटी। देखिए जरा, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स व्हेन दे आर केप्ट इन द ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब हम इन्हें काफी समय के लिए खुला छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जब ऑक्सीडेशन हो जाता है रिजल्टिंग इन एन अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट, तो इनकी जो स्मेल है और टेस्ट है वो बदल जाता है, थोड़ा अनप्लीजेंट सा हो जाता है। तो यही है हमारी रेंसिडिटी। तो देखिए हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर सकते हैं इन फूड आइटम्स में, फैट और ऑयल्स में। तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नाम ही कह रहा है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना होने दे, एंटीऑक्सीडेंट। तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, इनहिबिट्स देयर ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देते हैं, तो हम एडिशन कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का। नेक्स्ट देखिए फिलिंग नाइट्रोजन गैस। तो हम नाइट्रोजन गैस को फिल कर सकते हैं, जैसे कि चिप्स के पैकेट में देखा होगा उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है, वहां से ऑक्सीजन को निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्यों भर दी जाती है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो अनरिएक्टिव होती है, वो रिएक्ट ही नहीं करती। जो भी फूड आइटम्स जैसे चिप्स विप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह उसमें प्रेजेंट है उनके साथ वो रिएक्ट ही नहीं करती। तो रिएक्ट ही नहीं करती तो उनका टेस्ट और ऑर्डर वैसा का वैसा ही रहता है। और जब हम उन पैकेट्स में गैस भर देते हैं
तो वो पैकेट फूल जाता है, और जब वो पैकेट फूल जाता है तो इधर उधर ट्रांसपोर्ट होने में वो टूटता भी नहीं है। तो ये भी फायदा है फिलिंग नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट देखिए रेफ्रिजरेटर, अगर हम फ्रिज में रख दें सामान को तो देखिए फ्रिज में भी ऑक्सीजन काफ़ी कम जाती है। और फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होता है तो जितने भी एंजाइम है वो बहुत धीरे धीरे, मतलब उनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो इसलिए फ्रिज में भी खाना खराब नहीं होता। और फ्रिज में ऑक्सीजन भी नहीं जाती, तो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाते वो वाले फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम। और देखा ही होगा, हम फ्रिज में रख के काफ़ी दिनों तक भी खाना खा लेते हैं। वैसे तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो ठीक है तो हम खा लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, कीप फूड इन एयर टाइट चैम्बर, तो हम फूड को रख सकते हैं एयर टाइट चैम्बर में, ऐसे चैम्बर में जहाँ पर एयर ना जा पाए। तो ये था हमारा रेंसिडिटी और रेंसिडिफिकेशन, और ये थे हमारे मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो देखिए हमने अभी तक पूरी की पूरी थ्योरी कवर कर ली है इस चैप्टर में, जो भी था पूरी 100% एनसीईआरटी कवर कर ली है, और हमने इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी को भी देखा और काफ़ी कुछ देखा हमने। तो चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिसेंट के हैं तो आप इन्हें मिस बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फाइंड ए बी सी डी। तो देखिए हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है और हमें इसको बैलेंस करना है और फिर ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर ए बी सी डी है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। तो देखिए सबसे पहले आपको एज इट इज इक्वेशन लिख लेनी है। और देखिए हमने अभी पढ़ा था कि जब भी हम इक्वेशन को लिखते हैं पहले तो हमें एज इट इज इक्वेशन लिख देनी है। जब भी हम बैलेंस करते हैं सबसे पहले तो हमें एज इट इज लिख देनी है और उसके ऊपर बॉक्स बना देना है। पढ़ा है नहीं पढ़ा, अभी हम सीख के आए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बॉक्स बना देंगे इसके ऊपर। क्यों बना देंगे बॉक्स? क्योंकि हमें इनसाइड कुछ भी चेंज नहीं करना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, फिर लिखेंगे हम एटम्स एट रिएक्टेंट साइड, और इधर देखेंगे हम एटम्स एट प्रोडक्ट साइड। तो देखिए स्टेप 1 है हमारा, सबसे पहले आपको एज इट इज इक्वेशन लिख देनी है और उसके ऊपर बॉक्स बना देने हैं। स्टेप 2 क्या है, आपको ऐसे बॉक्स बना लेने हैं। देखिए जरा ऐसे, देखिए इस वाली इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम है, इसे लिखें। फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो इस पूरी इक्वेशन में एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है, बस बाकी कुछ नहीं है। देखिए जरा, अब देखिए एल्युमिनियम एटम कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। प्रोडक्ट साइड में देखिए एल्युमिनियम कितना है? 1 है, तो लिख देंगे 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। और क्लोरीन कितना है प्रोडक्ट साइड पे? ये 3 है। तो देखिए इतना तो आप सभी कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है। फिर देखिए स्टेप 3 क्या है, फिर हम सेम इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, Al2O3 प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2O। देखिए जरा, ये बॉक्स हम एज इट इज बना रहने देंगे क्योंकि हमें अंदर का कुछ भी चेंज नहीं करना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। बैलेंसिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जो जिसके एटम हाईएस्ट है। तो देखिए सबसे हमें ज़्यादा दिख रहे हैं एटम्स ऑक्सीजन के और क्लोरीन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग को ऑक्सीजन से। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितनी है? 3। तो चलिए प्रोडक्ट साइड में भी कर देते हैं 3। तो देखिए अगर हम H2O के सामने 3 लगा दें तो क्या हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी? जी हाँ, ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई। देखिए 3, और हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दी है तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे तो ऑक्सीजन तो हो गया हमारा बैलेंस 3। तो देखिए जब हमने यहाँ पर 3 लगाया तो हमारा हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? 3 2 जा 6 हो गया। तो देखिए कहाँ है हाइड्रोजन, इसकी भी मल्टीप्लाई हुई है 3 से, तो ये कितने हो गए? 6। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए हैं 6, तो हमें रिएक्टेंट साइड पे भी करने पड़ेंगे 6। तो देखिए HCl को भी हमें 6 करना पड़ेगा। अगर
देखिए हम हाइड्रोजन का यहाँ पर अगर 6 लगा दे HCl के सामने तो हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे 6। तो देखिए हमने हाइड्रोजन की इधर मल्टीप्लाई करी 6 से, तो ये हो गए हमारे 6। क्लोरीन कितने हो गए, क्योंकि क्लोरीन भी इसी के साथ है तो इसकी भी मल्टीप्लाई हुई है 6 से, तो ये भी हो गए 6। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पर 6 हो गया, तो हमें इधर भी क्लोरीन 6 करना पड़ेगा। यहाँ पर है 3, अगर हम AlCl3 के सामने 2 लिख दें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो देखिए हमने क्लोरीन की मल्टीप्लाई करी है यहाँ से 2 से, 2 लिख दिया इसके सामने, तो ये इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 जा 6। तो देखिए क्लोरीन भी हो गई यहाँ पर कितनी, 6। और देखिए जब हमने इसके सामने 2 लिखा तो एल्युमिनियम भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो एल्युमिनियम यहाँ पर कितनी हो गई, 2। तो देखिए अब सब बैलेंस हो गए, इधर भी 2 इधर भी 2, इधर 3 इधर 3 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6। तो ये हो गई है हमारी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। और हमें बताना था यहाँ पर एबीसीडी क्या थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे, मतलब इन डब्बे के सामने जो भी आएगा वही हमारी एबीसीडी की वैल्यू होगी। तो देखिए Al2O3 के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ए हो गया हमारा 1। HCl के सामने 6 है तो बी हो गया हमारा 6। नेक्स्ट देखिए सी, ये सी। AlCl3 के सामने 2 है तो सी हो गया हमारा 2, और H2O के सामने हमारा 3 है तो डी हो गया हमारा 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और हमें यही बताना था, और ये थी हमारी बैलेंस इक्वेशन। तो होप आपको बैलेंसिंग भी समझ आई होगी, और बहुत ही आसान होती है बैलेंसिंग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, अ मेटल रिबन X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash Y. The correct description of X, Y and the type of reaction are. तो देखिए जरा फर्स्ट ऑप्शन देखिए कैल्शियम, और दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, और टाइप ऑफ रिएक्शन दी है हमें डिकम्पोजिशन। सेकंड देखिए मैग्नीशियम दिए हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड और टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन। थर्ड देखिए एल्युमिनियम या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड और टाइप ऑफ रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन। जिंक और जिंक ऑक्साइड और टाइप ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक। तो देखिए हमने पढ़ा है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम कौन से मेटल का रिबन जलाते हैं हम तब निकलती है। तो देखिए हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जब हम मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें से डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, एक सफेद कलर की बहुत चमकदार फ्लेम निकलती है। तो देखिए हमारा कौन सा मेटल हो जाएगा, ये मैग्नीशियम मेटल हो जाएगा। और मैग्नीशियम किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। और मैग्नीशियम जब चलाते हैं हम उसे तो क्या बनता है, कौन सी ऐश बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बनता है, वो है हमारी व्हाइट ऐश। और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है। कैसे होती है कॉम्बिनेशन, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है हमें असर्शन और रीजन। असर्शन में है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस स्टेटमेंट का रीजन दिया है क्विकलाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो देखिए क्या यहाँ पर असर्शन सही है, जी हाँ ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काफी हीट निकलती है जब क्विकलाइम की हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर से। रीजन देख लीजिए क्या दिया है, क्विकलाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्विकलाइम जब रिएक्ट करता है वाटर से तो वो काफी फास्ट रिलीज करता है, काफी फास्ट रिएक्ट करता है, काफी विग्रसली रिएक्ट करता है, तो उसमें काफी सारी हीट भी निकलती है। तो हाँ ये रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइम। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है वाटर से, तो बनना है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और जब ये रिएक्शन होती है तो काफी हीट भी प्रोड्यूस होती है, और जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए ए और बी किस में, ए और बी है हमारा डी में, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। तो क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर से करवानी है, देख लीजिए कौन सी रिएक्शन हमारी बैलेंस है और सही है। देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब H2O से होती है तो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन नहीं, साथ में हीट निकलती है सिर्फ। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच
अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व, तो हमें देखनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये तो होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। और बर्निंग ऑफ कोल में सेम होता है, तो हमारा बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बर्निंग ऑफ मीथेन ये नहीं होगा, डाइजेशन ऑफ फूड भी नहीं होगा, हमारा बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारा एक एक्स प्रोडक्ट बनता है और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यहाँ बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइमस्टोन नहीं होगा, लाइमस्टोन तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेट लाइम कहते हैं। आपको सभी के कॉमन नेम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। तो हमें बताना है कि ब्राउन फ्यूम्स किसके कारण निकल रही है, मतलब क्या चीज यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, मतलब कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है जिसके कारण ब्राउन फ्यूम्स हमारी इवॉल्व हो रही है। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है और हमने रिएक्शन पढ़ी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बनता है हमारा लेड ऑक्साइड और साथ में निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस ही होता है हमारा ब्राउन। तो यही ब्राउन फ्यूम्स निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब आर। तो यही बताना है हमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये जो ऊपर रिएक्शन हो रही है। तो देखिए जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वहां पर बनता है हमारा लेड ऑक्साइड और साथ में निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में निकलती है हमारी ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है और लेड ऑक्साइड होता है हमारा येलो कलर का, और ऑक्सीजन तो हमारी कलरलेस गैस होती है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए डी, डी में ये सब प्रेजेंट है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड व्हाई। तो देखिए जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हम उसमें कुछ ड्रॉप डाल देते हैं एसिड की। तो क्यों डाल देते हैं एसिड की, तो देखिए जो हमारा वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सही से कंडक्ट नहीं करवाता। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को सही से कंडक्ट करवा सके, मतलब काफ़ी तेज़ करवा सकें, इसलिए हम एसिड्स की कुछ ड्रॉप डाल देते हैं। देखिए एसिड्स में होते हैं आयंस, और आयंस क्या करते हैं, आयंस इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी इजीली कंडक्ट करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स वाटर में ऐड कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इजीली पास हो सके। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एट एंड एनोड। तो देखिए कैथोड और एनोड पे कौन कौन सी गैसेस लिबरेट होती है। कैथोड पे होती है हमारी हाइड्रोजन गैस, हम पढ़ के आए हैं, और एनोड पे होती है हमारी ऑक्सीजन गैस, पीछे हमने सब कुछ पढ़ा है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। तो देखिए जो एनोड पे ऑक्सीजन कलेक्ट होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन, तो इनका क्या वॉल्यूम होता है ये भी पढ़ा है हमने, 2:1 में होती है। जो हाइड्रोजन है वो ट्वाइस होता है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ट्वाइस होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रेशो होता है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो देखिए जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो देखिए सिल्वर क्लोराइड होता है हमारा व्हाइट कलर का और ये चेंज हो जाता है ग्रे में। व्हाइट कलर का होता है, ये चेंज हो जाता है ग्रे में। क्यों हो जाता है ग्रे में, क्योंकि देखिए सिल्वर क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सनलाइट से, मतलब जब सनलाइट पड़ती है उस पर, तो वो ब्रेक हो जाता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। जब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है तो हमारा बनता है सिल्वर जो कि ग्रे कलर का होता है और साथ में निकलती है क्लोरीन गैस। गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और आपको रिएक्शन लिख देनी है और बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। 2AgCl, जब सनलाइट पड़ी इसके ऊपर तो उसने बनाया 2Ag जो कि होता है ग्रे कलर का, और साथ में निकलती है क्लोरीन गैस जो कि होती है ग्रीनिश येलो कलर की। ठीक है, वाइट से चेंज हो जाता है ग्रे में जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं। और टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और रिएक्शन भी आपको लिख देनी है साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द फॉलोइंग अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन इज लाइट। तो देखिए हमें यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन छांटनी है, वैसे तो सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन छांटनी है, चूज करनी है जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो देखिए ये भी हमने पढ़ा है। देखिए पहली वाली रिएक्शन देखिए, ये तो हीट की प्रेजेंस में होती है। सेकेंड वाली देखिए, ये तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, हमने पढ़ा। और थर्ड वाली देखिए AgBr, ये होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। और डी वाली भी हीट की प्रेजेंस में होती है, तो सी हमारे यहाँ पर आंसर है, क्योंकि यही लाइट की सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो देखिए जब हम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखते हैं तो वो ग्रे कलर का हो जाता है जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। तो हमें इनके आंसर करने हैं। देखिए, राइट द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश। तो जब हमने उसे पहले रखा था तो वो कैसा होता है, वो व्हाइट कलर का होता है, AgCl। और जब सनलाइट पड़ती है तो वो Ag और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और Ag होता है हमारा ग्रे कलर का। तो देखिए, राइट द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश, तो वो था व्हाइट कलर का। बी देखिए, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो कौन सी रिएक्शन है ये, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन भी लिख दीजिए। बैलेंस लिखनी है हमें, 2AgCl एरो गिव्स 2Ag प्लस Cl2, जो कि हमारी गैस और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन। तो इस वाली रिएक्शन का क्या यूज है, ये भी हमने पढ़ा है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इनका यूज करते हैं। नेम वन मोर केमिकल रिएक्शन विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। नेम वन मोर केमिकल, ऐसा सेम केमिकल बताना जो सेम पर्पस में यूज होता है। तो हमने सेकंड वाली रिएक्शन पढ़ी है, AgBr वाली, सिल्वर ब्रोमाइड वाली, तो यही उसका आंसर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। और उसकी रिएक्शन भी लिख देना। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखते हैं तब बनता है हमारा सिल्वर, और ब्रोमीन गैस निकलती है साथ में। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और light or electricity for breaking down the reactant. Yeah. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो हमने पूरा decomposition पढ़ा है, तो हमें रिएक्शन लिखनी है। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो देखिए हमें एक decomposition देखनी है जो हीट की प्रेजेंस में हो रही है, और हमें दूसरी डीकम्पोजिशन लिखनी है जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और हमें तीसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही हो। तो ये तो हमने पढ़ी है काफ़ी सारी, कुछ भी लिख देना। तो देखिए हीट वाली में आप लिख देना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, जब हम इसे हीट करते हैं तो बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, उसे हम क्विकलाइम कह रहे हैं, और साथ में निकलती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हीट वाली में तो आप ये लिख देना। लाइट वाली में आप यही लिख देना, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो बनता है हमारा सिल्वर, और साथ में निकलती है क्लोरीन गैस। और इलेक्ट्रिसिटी में लिख देना, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, H2O का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो साथ में निकलती है हमारी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर आप ये वाली रिएक्शन लिख देना। नेक्स्ट देखिए, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो देखिए डायग्राम को देखिए, डायग्राम में क्या दिया है, जिंक के ग्रेनुअल्स पड़े हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि होता है हमारा H2SO4, और जिंक और H2SO4 की रिएक्शन करवाई जा रही है। तो देखिए जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। तो देखिए यहाँ पर हो रही है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, और हाइड्रोजन का जब डिस्प्लेस कर देता है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो देख लीजिए इनमें ऑप्शन में कौन क्या पहले में दी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो नहीं होगी, ऑक्सीजन ये भी नहीं होगी, सल्फर नहीं होगी। लास्ट देखिए, हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूस अ पॉपिंग साउंड। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम जिंक ग्रेनुल की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो हमारा डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है हमारा, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। तो देखिए जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें तो हमें पता है आयंस का एक्सचेंज होता है, तो बी हमारा आंसर ठीक होगा। अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए जब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन
बेरियम क्लोराइड से होती है, तो बनता है हमारा बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, तो सी भी सही होगा। एंड इनसोल्यूबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, जी हाँ, जो प्रेसिपिटेट बनता है वो इनसोल्यूबल सॉल्ट ही होता है। तो बी सी डी यहाँ पर हमारे करेक्ट होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर रिएक्शन आपको याद रखनी है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड के साथ होती है तो वहां पर बनता है हमारा बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट, जिसे हम इनसोल्यूबल सॉल्ट भी कहते हैं, और साथ में बनता है हमारा NaCl। तो ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है, और ये भी याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, प्रेसिपिटेट भी बनता है और इनसोल्यूबल सॉल्ट भी बनता है। अगर प्रेसिपिटेट बनेगा तो उस वाली रिएक्शन को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, तो हमें बतानी है इन चारों में से कौन सी डिफरेंट रिएक्शन है। फर्स्ट वाली देखिए, NaCl AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3, तो देखिए यहाँ पर तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड वाली देखिए, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सी देखिए, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। और डी वाली देखिए, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ भी आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो हमें बतानी थी कौन सी इसमें से डिफरेंट है, बी वाली डिफरेंट है, क्योंकि बी वाली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और बाकी सारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हमारा बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जरा, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस सेपरेट्स आउट, द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इज, तो देखिए पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवानी है, हमें देखनी है बस कौन सी यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन है। तो देखिए पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट गिव्स लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर जो सेकेंड वाली इक्वेशन है बी वाली, वो यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन है और वही हमारी बैलेंस भी है। तो यहाँ पर जो लेड आयोडाइड है वो होता है हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर हो जाएगा और यही बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, तो देखिए जरा जब हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड, जो किस कलर का होता है, वो होता है येलो कलर का, और उस कंपाउंड का क्या नाम होता है, उसका नाम होता है लेड आयोडाइड। अगर आपको रिएक्शन पता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, 2Ki पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbI2 लेड आयोडाइड, जो है हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट, प्लस 2KNO3 जो कि है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस, तो देखिए ये वाली जो रिएक्शन है, एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, और साथ में ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्यों है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, एक इनसोल्यूबल सॉलिड बन रहा है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दी गई है हमें रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन दी गई है। जब ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा जाता है तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनता है वाटर, और साथ में बनती है एनर्जी, हीट, ATP बनती है। तो देखिए जिस भी रिएक्शन में एनर्जी या फिर हीट बनती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए, या ना तो ये डिस्प्लेसमेंट है, एंडोथर्मिक भी नहीं है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमें बताना है इसमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेकंड देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तब बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं, और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ रही है, तो जिस भी रिएक्शन में हम हीट खुद से देते हैं उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सी देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये तो एक्सोथर्मिक है, काफ़ी हीट निकलती है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर है, ये है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करवाते हैं, उसको हीट देते हैं, तो बनता है हमारा क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, तो बी हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, हमें बताना है इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो देखिए यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस बनना है, तो ये तो केमिकल चेंज है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी केमिकल चेंज है। गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी देखिए बर्निंग ऑफ फूड, किस चीज को जला रहे हैं तो ये भी केमिकल चेंज है। सी देखिए गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से हम सॉल्ट को निकाल रहे हैं, कुछ कर थोड़ी रहे हैं ना ही इसमें कुछ हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। सी है हमारा फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी गई है और हमें ये बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है। तो देखिए जिस भी रिएक्शन में होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हो, मतलब रिएक्शन में एक साथ हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें यही बताना है कि ये वाली रिएक्शन रिडॉक्स क्यों है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड HCl इज रिड्यूस्ड। तो देखिए MnO2 कन्वर्ट हो रहा है MnCl में, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन। तो MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रहा। MnO2 इज रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, MnO2 इज रिड्यूस, ये दोनों सही है। एंड डी देखिए MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। HCl देखिए कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, और जब हाइड्रोजन का लॉस होता है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। MnO2 रिड्यूस हो रहा है और HCl ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हम इस वाली इक्वेशन को कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। तो देखिए हमें ये एक रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है और हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो देखिए MnO2 कन्वर्ट हो रहा है MnCl2 में, यहाँ पर देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो रही है, तो जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं रिडक्शन। तो MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, तो MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, तो यहाँ पर सेकंड वाली तो करेक्ट है, सेकंड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। HCl को देखिए HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, और जब भी हाइड्रोजन का लॉस होता है, जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, हाँ तो ये भी सही है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोनों सही है। MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए MnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, तो ये तो गलत हो गई। HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए क्योंकि HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इस क्या हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो HCl जो है हमारा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए कुछ नहीं करना था, ये इक्वेशन लिखी हुई थी रिडॉक्स, बस आपको अगर रिडॉक्स का कंसेप्ट पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो फाइनली हमने इस चैप्टर में सब कुछ कवर कर लिया है। आई होप आपको कंप्लीट लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने ये लेक्चर पूरे फुल अटेंशन से देखा है तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इस वाले चैप्टर से। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये लेक्चर कम्प्लीटली देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।